हाय एवरीवन। सो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट्स, इलेक्ट्रॉन स्पिन एंड वेक्टर एटम मॉडल। ओके, सो सबसे पहले हम देखते हैं एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है। ओके, सो इसके बारे में पढ़ेंगे। बोर मैग्नेट्रॉन अपने आप आ जाएगा। नाउ समझना, वी कंटिन्यू अ स्टडी ऑफ वन इलेक्ट्रॉन एटम। करेक्ट, हम अभी तक वन इलेक्ट्रॉन एटम के बारे में ही पढ़ रहे हैं, उसी के बारे में आगे भी पढ़ते रहेंगे। इन विच द ऑर्बिटल क्वांटम नंबर स्मॉल एल डिटरमाइंस द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एंगुलर मोमेंटम। जो स्मॉल एल होता है उससे एल का पता चल जाता है कि कैपिटल एल कितना था, एल, एल प्लस वन और एच क्रॉस था हमारे पास में। करेक्ट। नाउ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज अ मिनट करंट लूप एंड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। अगर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी न्यूक्लियस के चारों तरफ, यहाँ पिक्चर में देख पा रहे हैं आप, एक इलेक्ट्रॉन है, वो एक न्यूक्लियस के चारों तरफ, ये न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहा है, और हमें पता है कि मूविंग चार्ज जो होता है वो करंट प्रोड्यूस करता है। तो ये जो है एक करंट लूप के इक्वल हो गया। ओके, और अगर करंट लूप है तो ये क्या बन गया, मैग्नेटिक डाइपोल बन गया। क्योंकि आपने बीएससी के अंदर भी पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर बेसिक मैग्नेटोस्टैटिस्टिक्स में पढ़ा होगा कि जो मूविंग चार्ज होता है, अगर वो किसी करंट मतलब किसी लूप में करंट फ्लो हो रही है तो करंट कैरिंग लूप बिहेव्स लाइक अ मैग्नेटिक डाइपोल, ये मैग्नेटिक डाइपोल बन जाता है। और अगर ये मैग्नेटिक डाइपोल बन गया तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी होगा। धीरे धीरे पता चलेगा कि मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है। तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन ऑफ पिक्चर डायग्राम का डिस्क्रिप्शन देखते हैं। लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m and charge minus e, okay, moving with a velocity of magnitude v in a circular Bohr orbit of radius r as shown in figure. It constitutes a current of magnitude this. मतलब ये जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन, ये क्या कर रहा है, स्मॉल आर रेडियस के सर्कल में, क्योंकि स्मॉल आर जो है मतलब न्यूक्लियस यहाँ पे रखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स के चारों सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है, रेडियस आर है, वेलोसिटी वी है। तो हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से स्टार्ट करता है और यहाँ से जाके एक सर्कल कंप्लीट करके और वापस अपनी पोजीशन पे आता है, तो एक इसको लूप कवर, एक पूरा सर्कुलर पाथ ट्रेस करने में जो टाइम लगेगा उसे हम क्या कहेंगे, टाइम पीरियड कहेंगे। करेक्ट। और हमें पता है कि करंट का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, करंट जो होता है वो कितना होता है, डी क्यू बाई डी टी। तो जो चार्ज है सर्कुलेट कितना हुआ, चार्ज सर्कुलेट हुआ ई, सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं फिलहाल, है ना, और कितने टाइम में सर्कुलेट हुआ है, टी में। तो चार्ज अपॉन टाइम पीरियड कितना हो गया, करंट आ गया। करेक्ट। टी इज द ऑर्बिटल पीरियड ऑफ द इलेक्ट्रॉन। नाउ टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन वी। हमें पता है कि जो टाइम का फॉर्मूला होता है, टाइम का फॉर्मूला कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस कितनी कवर की, एक पूरे सर्कुलर लूप को कवर करने में डिस्टेंस कितनी कवर की, पेरीफेरी के इक्वल, विच इज 2 पाई आर। और कितनी स्पीड से करी है, स्मॉल वी से। तो टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 पाई अपॉन वी। और ये टी की वैल्यू अगर ऊपर पुट कर देते हैं तो करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, ये आ जाएगी। ओके, सो आई होप यहाँ तक तो कोई इशू है नहीं। उसके बाद देखिए, हाँ, हमें पता है फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, ये अपने बीएससी में पढ़ रखा है, नहीं तो आप मेरा बीएससी को वाला पेपर देखिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पूरी प्लेलिस्ट है उसमें आपको मिल जाएगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ द ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल, अगर किसी मैग्नेटिक डाइपोल का डाइपोल मोमेंट हमारे पास म्यूअल है, और अगर करंट आई फ्लो हो रही है, यानी एक लूप है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया है ए, क्रॉस सेक्शन मतलब अंदर कितना एरिया वो इनक्लोज कर रहा है, और अगर उसमें करंट फ्लो हो रही है आई, तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है, अगर उसे म्यू से रिप्रेजेंट करें तो करंट इनटू एरिया। इसका डेरिवेशन आपको 11th या 12th की एनसीईआरटी बुक में भी मिल जाएगा, नहीं तो बीएससी पार्ट 1 का मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म करके प्लेलिस्ट डाल रखा है, उसमें भी मिल जाएगा। सो हमारे पास म्यू का फॉर्मूला, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला कितना हो गया, करंट इनटू एरिया। क्योंकि हम सर्कुलर ऑर्बिट मान के चल रहे हैं तो सर्कुलर ऑर्बिट का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर करंट की वैल्यू जो है वहां ऊपर से रख लेंगे, और इस ए की जगह क्या रख लेंगे, पाई आर स्क्वायर। तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं और उसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, ईवीआर अपॉन 2 आ जाएगा। अब हम जानते हैं कि जो हमारे पास ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है उसका फॉर्मूला कितना होता है, एमवीआर होता है। सो अगर इक्वेशन 1 को और 2 को एक दूसरे के साथ डिवाइड करें तो इधर म्यूएल है और इधर एल है, तो इनका रेशियो कितना आ जाएगा, म्यूएल अपॉन एल आ जाएगा। इधर इस टर्म को इस टर्म से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ई बाई 2 एम आ जाएगा। सो द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड म्यूएल ऑफ द ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट
टू द मैग्नीट्यूड एल ऑफ द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट का आप तो ये रखिए कि रेशियो जो है मैग्नेटिक मोमेंट का और एंगुलर मोमेंटम का जो रेशियो होता है इट इज अ कांस्टेंट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी कांस्टेंट होता है और इलेक्ट्रॉन का मास भी कांस्टेंट होता है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिटेल्स ऑफ द ऑर्बिट, यानी ऑर्बिट से कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड द जायरोमैग्नेटिक रेशियो। इस कांस्टेंट को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में पूछा आ जाता है व्हाट इज द जायरोमैग्नेटिक रेशियो, तो इलेक्ट्रॉन के लिए ये जायरोमैग्नेटिक रेशियो कहलाता है। ठीक है, अब फ्रॉम इक्वेशन 3 अगर हम वेक्टर लिखें, वेक्टर फॉर्म में लिखें इस इक्वेशन 3 को, देखिए वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा। म्यू एल जो था हमारे पास, ऊपर था हमारे पास म्यू एल अपॉन एल और इधर था हमारे पास ई अपॉन 2m। वेक्टर को करेंगे तो म्यू एल वेक्टर क्वांटिटी होगी, क्योंकि म्यू एल का फॉर्मूला था करंट इनटू एरिया। करंट तो चलो स्क्वायर क्वांटिटी है, पर एरिया क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी, हेंस म्यू एल इज वेक्टर क्वांटिटी। एल जो होता है वो भी क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि एल का फॉर्मूला जो था वो एमवीआर था या फिर आर क्रॉस पी होता है, तो एल भी वेक्टर क्वांटिटी। इधर इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो अब नेगेटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमारे पास नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, और मास जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। हमारे पास ये आ जाएगा, और ये एल राइट हैंड साइड में भेजोगे तो आपको पास ये वाली इक्वेशन मिल जाएगी, है ना। माइनस साइन से हमें ये पता चल जाता है कि अगर एल की डायरेक्शन ऊपर जा रही है तो म्यू एल की डायरेक्शन जो आएगी वो बिल्कुल नीचे आएगी। तो माइनस साइन मीन्स म्यू एल इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ एल। ओके, अब ये इसका डायमेंशन वगैरह सब आप देख लेना, बिकॉज इट इज नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इट इज यूजुअल टू राइट द लास्ट रिलेशन। इस लास्ट रिलेशन को एक टर्म में लिखा जाता है। यहाँ पे हमें क्या मिल जाता है, यहाँ पे ऊपर वाली इक्वेशन को सेम लिखा है, बस हमने यहाँ पे माइनस के साथ में एक एक्स्ट्रा टर्म इन्वॉल्व कर दिया जीएल। लेकिन अगर उस जीएल की वैल्यू 1 रख दी जाए तो वापस वी विल गो बैक टू हियर, हमें ऊपर वाली इक्वेशन वापस मिल जाएगी। दिस क्वांटिटी जीएल इज कॉल्ड द ऑर्बिटल जी फैक्टर। ये ऑर्बिटल जी फैक्टर होता है। It is introduced here to preserve symmetry with further equation involving g factors which are different from 1। यहाँ पर gl की वैल्यू, एक्चुअली यहाँ पर जब तो gl की वैल्यू 1 आ रही है इसलिए कोई इशू नहीं आ रहा है, लेकिन जब हम, क्योंकि अपन ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, अभी तक अपन ऑर्बिटल मोशन की बात कर रहे हैं, जब अपन स्पिन मोशन की बात करेंगे तो स्पिन मोशन के लिए ध्यान रखना जीएस की वैल्यू 2 आती है, तो इसलिए हम यहाँ पर एक जनरल क्वांटिटी एक बार इंसर्ट कर देते हैं कि जी की जो वैल्यू होगी हमेशा यहाँ पर आएगी। सो जब हम ऑर्बिटल मोशन की बात करेंगे तब हम इसकी वैल्यू 1 रख देंगे, और जब हम स्पिन की बात करेंगे तब हम इसकी वैल्यू 2 रख देंगे। ओके, सो यहाँ पर जिन फैक्टर्स में जी की वैल्यू डिफरेंट फ्रॉम 1 आएगी तो हम देख लेंगे कि यहाँ पर जी की वैल्यू पुट करनी है। अब बोर मैग्नेटोन क्या होता है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो हमने क्वांटम मैकेनिक्स से लास्ट लेक्चर से देख ही लिया है कि एल की वैल्यू हमें मिली थी ये वाली, करेक्ट। और हमें अभी अभी पता चल गया कि म्यू एल और एल जो है उसकी वैल्यू है ई अपॉन 2m। तो अगर एल को उधर ले जाओ तो ई एल अपॉन 2m आ जाता है। तो ये एल की जो वैल्यू है अगर ये यहाँ पर पुट कर दी जाए तो म्यू एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, म्यू एल आपके पास ये है और राइट हैंड साइड में ये है, एल की वैल्यू पुट कर दी अपन ने, करेक्ट। ये ई एच अपॉन 4 पाई m जो है इट फॉर्म्स ए नेचुरल यूनिट फॉर द मेजरमेंट ऑफ एटॉमिक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड इट इज अ कांस्टेंट टर्म। ई कांस्टेंट है, एच कांस्टेंट है, 4 पाई m सब कांस्टेंट है। अगर इन सारे कांस्टेंट्स की वैल्यू लिखी जाए तो इस टर्म को अपन क्या बोलते हैं, बोर मैग्नेटोन बोलते हैं। इट इज डिनोटेड बाय म्यू बी। म्यू क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट के लिए है और बी का मतलब बोर, बोर मैग्नेटोन है। और हमारे पास यहाँ पर सारी वैल्यूज पुट करने के बाद इसका जो वैल्यू है इलेक्ट्रॉन के लिए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 9.27। कई बार ये वैल्यू ही पूछ ली जाती है, ठीक है। डायमेंशन आप निकालते रहना इसकी। तो अगर अपन ध्यान से देखें तो इस इक्वेशन को वापस लिखते हैं तो म्यू एल लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा, यहाँ इसकी जगह अपन क्या रखेंगे, म्यू बी, और ये रूट ऑफ एल एल प्लस 1 एज इट इज है। तो एक रिलेशन आपको मिल रहा है ये वाला, mu l is equals to ll plus 1 mu b, करेक्ट। इक्वेशन 4 कैन बी रिटन इन द वेक्टर फॉर्म। इक्वेशन 4 को अगर अपन वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए इक्वेशन 4 कहाँ गई, ये रही इक्वेशन 4। इसमें देखो लेफ्ट हैंड साइड में यही रहने दो, राइट हैंड साइड में यही रहने दो, और यहाँ पर एल की वैल्यू भी पुट कर दो, करेक्ट। या फिर आप इसको म्यू बी के टर्म में लिख सकते हो। ई बाई 2m की जो वैल्यू है वो आप किस में निकालो, म्यू बी के फॉर्मूले में, यहाँ से देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे इसको 2 से, तो ये e बाई 2m जो है इसकी वैल्यू निकाल लो तो म्यू बी के टर्म में आ जाएगी 4 म्यू बी समथिंग आ जाएगा, और वो म्यू की वैल्यू रख दो तो देखो अपने पास ये आ जाएगा, है ना। ये कर लेना, e बाई 2m की वैल्यू रिप्लेस करनी है, कुल मिला के e बाई 2m की वैल्यू जो है वो रखोगे तो म्यू एल की वैल्यू ये आ जाएगी। प्लीज ये मत सोचना कि ये कैसे आया, मैंने बता दिया आपको। यहाँ से ई बाई 2m की वैल्यू निकालनी है म्यू बी के टर्म्स में, तो म्यू बी के टर्म्स में और ऊपर रख देनी है इक्वेशन नंबर 4 में। तो ये हमारा बोर मैग्नेटोन की डेफिनेशन हो गई, और हमने ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एल की वैल्यू भी निकाल ली।
सॉरी मैग्नेटिक मोमेंट की, म्यू एल की वैल्यू भी निकालनी। नाउ बिहेवियर ऑफ मैग्नेटिक डायपोल इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, लार्मर प्रिसिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लार्मर प्रिसिशन क्या होता है, कई बार एग्जाम में 1 मार्क का क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज लार्मर प्रिसिशन, और सेकंड क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द लार्मर प्रिसिशन फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी पूछी जाती है। तो एन इलेक्ट्रॉन मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज इक्विवेलेंट टू मैग्नेटिक डायपोल, कि मैंने पहले ही बता दिया कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ जब रिवॉल्व करता है तो दिस करंट कैरिंग लूप इज इक्विवेलेंट टू अ मैग्नेटिक डायपोल। ठीक है, अब अगर ये मैग्नेटिक डायपोल को अगर हम किसी भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो इस पे कुछ ना कुछ फर्क तो आएगा। सो व्हेन द एटम इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, यानी जब ऐसे एटम को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, द इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट प्रिसेसेस अबाउट द फील्ड डायरेक्शन एज एक्सिस, तो उसमें होता क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट है, देखो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके पास कि इलेक्ट्रॉन पहले केवल न्यूक्लियर के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा था, करेक्ट। अब जैसे ही इस एटम को उठा के मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की जो एक्सिस है, मतलब जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई कर रखी है, उस एक्सिस को सेंटर पे रखते हुए जो इलेक्ट्रॉन है उस एक्सिस के अबाउट भी प्रिसीशन करने लगता है। ठीक है, दिस प्रिसीशन इज कॉल्ड लार्मर प्रिसीशन। जिस फ्रीक्वेंसी से करता है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस प्रिसिशन इज कॉल्ड लार्मर फ्रीक्वेंसी। तो ये 3-4 लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे आपको डेफिनेशन मिलती है लार्मर प्रिसिशन की और यहाँ पर आपको डेफिनेशन मिलती है लार्मर फ्रीक्वेंसी की। इसका फॉर्मूला अब हम डिराइव करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास डायग्राम में आ जाइए, क्योंकि आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि प्रिसिशन क्या होता है। आपने इसमें बीएससी में अपन ने कहाँ पढ़ा होगा, मैकेनिक्स में शायद पढ़ा होगा, यस मैकेनिक्स में पढ़ा होगा इस प्रिसिशनल मोशन, हाँ प्रिसिशनल मोशन करके पढ़ा होगा मैकेनिक्स में। बीएससी की मैकेनिक्स की प्लेलिस्ट देखना, उसमें ये किया हुआ भी है, थोड़ा अलग तरह से किया हुआ है बट किया हुआ है। एनीवेज, तो हम सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि अपना एटम कहाँ पे रखा हुआ है। ये रहा अपना इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये रहा अपना इलेक्ट्रॉन, तो ये न्यूक्लियस हो गया, करेक्ट। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो सबसे पहले तो इस पाथ पे मूव कर रहा है, करेक्ट। उसके बाद में हमने यहाँ पर देखा है कि उसका जो प्रिसिशन है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में भी होगा। तो सबसे पहले अपन देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड का है, ये रही मैग्नेटिक फील्ड। और जो ये पूरा का पूरा एटम है, बेसिकली बेसिकली ये जो एटम है वो क्या करेगा इसके अंदर, अब देखो सबसे पहले इसका डिस्क्रिप्शन देख लो आप, तो आपको इजी समझ में आ जाएगा। इन फिगर 2 जो मैंने अभी फिगर दिखाया, एन इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट, एक इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट है, मतलब ऑर्बिट मतलब पूरा एटम ही है, उसका पाथ ही है, वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर एल। एल जो है वो वेक्टर बनाया हुआ है एंड इट्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द ऑर्बिट। एल जो है वो ऑर्बिट के प्लेन के परपेंडिकुलर है एंड लेट द थीटा बी एंगल बिटवीन एल एंड बी। सबसे पहले तो यही चीज समझो कि एल की डायरेक्शन कैसे आई। एल जो है फिलहाल वो आपके पास डायग्राम में दिख रहा है, उसमें प्लेन मतलब अगर इलेक्ट्रॉन इस ऐसे ऑर्बिट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल प्लेन में कर रहा है, तो ध्यान रखना कि एल जो है वो इस डायरेक्शन में आ रहा है। अब कैसे आ रहा है, तो देखो सबसे पहले एल का फॉर्मूला हम देखते हैं कि आर क्रॉस पी होता है। यहाँ पे अगर p की वैल्यू रख दो तो r क्रॉस m भी होता है, पर मास जो होता है वो तो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, तो सिंपली मैं डायरेक्शन निकालने के लिए क्या कर लेती हूँ, r क्रॉस v और साथ में m रख देते हैं। अब ओके, मेरी उसके पीछे चला गया होगा, ये मेरी फोटो के पीछे चला गया होगा, ठीक है। l हमारे पास क्या, अरे यार ये क्या हो गया, l कितना है अपने पास, r क्रॉस p होता है, जिसको आप लिख सकते हैं r क्रॉस v और m। अब समझना मैं r क्रॉस v की डायरेक्शन कैसे निकालती हूँ। हॉरिजॉन्टल पाथ में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है यहाँ पे सपोज, ठीक है। आर कैसे निकालोगे, ये ओरिजिन होता है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आर है, लेकिन अगर इस न्यूक्लियस को ओरिजिन मानते हैं तो पोजीशन वेक्टर जो होता है वो किसी भी पार्टिकल का, अगर ओरिजिन यहाँ पे है कोई पार्टिकल यहाँ पे है, तो पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं, डायरेक्शन कौन सी होती है, ये डायरेक्शन, यानी ओरिजिन से दूर होती है और पार्टिकल की तरफ होती है, तो न्यूक्लियस से दूर होगा और इलेक्ट्रॉन की तरफ, तो आर वेक्टर जो जा रहा है वो तो इधर जा रहा है आपका, तो दिस इज योर आर वेक्टर, करेक्ट। और मान लीजिए आपके पास जो इसकी वेलोसिटी है वो वेलोसिटी किधर है, इधर है, यहाँ पर ऐसे घूम रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है। तो किसी टाइम पे जब ये यहाँ पर पहुंचेगा तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कौन सी हो जाएगी, ये। अब आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अब आप अपने मतलब विजुलाइज कीजिए, एक हॉरिजॉन्टल सर्कल समझिए, एक हॉरिजॉन्टल सर्कल समझ लिए, उसी हॉरिजॉन्टल में मतलब थोड़ा सा मेरा वीडियो जो है वहां पर देखिए, ऑल्दो वीडियो छोटा है पर ध्यान से देखिए, नीचे एक हॉरिजॉन्टल सर्कल समझिए, उसी सर्कल में रेडियस ड्रॉ कर दीजिए बाहर की तरफ, करेक्ट। और उसी सर्कल में टेंजेंशियल, जहां पर इलेक्ट्रॉन है वहां पे टेंजेंट खींच दीजिए, करेक्ट। हमें पता है कि रेडियस
ये तो रेडियल डायरेक्शन में है और ये टेंजेंशियल। रेडियस और टेंजेंट के बीच में हमेशा एंगल कितने का होता है? सबसे पहले 90 का। ये अपन को पता है, सर्कल की प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी सर्कल के अंदर रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल कितना होता है? 90। अब अपन को क्या करना है? आर क्रॉस वी की डायरेक्शन निकालनी है। तो आर को राइट हैंड साइड से वेलोसिटी की तरफ मोड़ना है और थंब की डायरेक्शन देखनी है। तो आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन में सर्कल बना हुआ है, उसी सर्कल में अपनी चारों उंगलियां करिए आर के साइड में, तो आपकी चारों फिंगर तो आएगी इस डायरेक्शन में। करेक्ट? करेक्ट। इसको घुमाओगे वेलोसिटी की साइड में तो आपका थंब आएगा ऊपर, थंब आएगा आपका ऊपर। तो जो एल की डायरेक्शन है वो कौन सी हो जाएगी आपके पास? बिल्कुल प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। और वैसे भी आप देख लीजिए, सी वेक्टर अगर होता है ए क्रॉस बी, अगर ए और बी दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, क्योंकि हमारा आर और वेलोसिटी जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो ये सी जो होता है वो ए के परपेंडिकुलर भी होता है और बी के परपेंडिकुलर भी होता है, यानी इन दोनों से बनने वाले प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। और आप देख सकते हैं कि आर और वी जो है वो एक सर्कल में है, सर्कुलर प्लेन में है, तो जाहिर सी बात है इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जो होगा, यानी कि एल वेक्टर होगा, वो इन दोनों से बनने वाले प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, यानी उस सर्कल के परपेंडिकुलर होगा। दैट इज वाई अगर आपका इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है तो एल ऐसे जाएगा, अगर आपका इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है तो एल ऐसे जाएगा। तो डायग्राम में हमने लिया है इस तरह का ऑर्बिट लिया है, तो एल कैसे जा रहा है? ऐसे जा रहा है। अब मैं आपको पिक्चर दिखा देती हूँ, देख लीजिए यहाँ पे कि आपने पाथ ये लिया है, इसलिए आपका एल जो है वो इधर जा रहा है, ये अपना एल हो गया। ओके, ये अपना एल हो गया। अब क्या करना है अपन को? हाँ, तो ऊपर वाला अपन ने पढ़ लिया यहाँ तक। हाँ, एल और बी के बीच में एंगल जो है वो थीटा और डायग्राम में दे रखा है। ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो अपन ने अभी थोड़ी देर पहले प्रूव किया है, -e/2m एल वेक्टर होता है। अब खुद सोचिए कि जो एल है, म्यू एल जो है वो आ रहा है -e/2m एल। अगर इसका मतलब म्यू एल जो है वो एल के बिल्कुल ऑपोजिट आएगा, तो एल अगर आपको ऊपर जा रहा है तो म्यू एल उसके बिल्कुल पीछे नीचे की डायरेक्शन में आएगा। तो ये देखिए नीचे की डायरेक्शन में आपका वेक्टर जो आ रहा है, ये वेक्टर जो आ रहा है बिल्कुल एल के ऑपोजिट, वो कौन सा हो जाएगा? म्यू एल हो जाएगा। और ऊपर कौन सा जा रहा है? एल जा रहा है। और एल और बी के बीच में एंगल कितना बन रहा है आपका? थीटा बन रहा है। ठीक है, डायग्राम यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब अपन क्या करते हैं, where minus E is the charge on the electron of mass m, the minus sign signifies that mu l is directed opposite to L, बता दिया आपको। As a result of the interaction with magnetic field B, the dipole experiences a torque is given by, torque का फॉर्मूले का डेरिवेशन जो है वो आपको मिलेगा, इसका डेरिवेशन 11th 12th की एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा। और अगर उसमें नहीं देखना है तो अपना जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाली प्लेलिस्ट है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बीएससी वाली जो प्लेलिस्ट है, उसमें आपको डेरिवेशन मिल जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई आपने भी देखा होगा कि जैसे हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई डाइपोल रखा हुआ होता है, डाइपोल रखा होता है, तो उसका उसके ऊपर लगने वाला जो टॉर्क होता है वो कितना होता है? पी क्रॉस ई, यही होता है। उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई डाइपोल रखा हुआ है, मैग्नेटिक डाइपोल रखा हुआ है, इसका डाइपोल मोमेंट जो होता है वो पी होता है। अभी का डाइपोल मोमेंट कितना है अपने पास? म्यू है। तो जो टॉर्क होगा वो सिंपली क्या हो जाएगा? म्यू क्रॉस बी। सेम इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा है, पी क्रॉस ई आपने पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रिक डाइपोल में, तो म्यू क्रॉस बी हो जाएगा हमारे पास। तो फॉर्मूला कितना आ जाएगा हमारे पास? ये म्यू एल क्रॉस बी आ जाएगा। ठीक है, टॉर्क का जो वैल्यू है वो अपन बाद में निकालेंगे। अभी अपन देख लीजिए कि मैकेनिक्स जो है बीएससी पार्ट 1 की, उसमें भी आपको पता होना चाहिए कि एंगुलर मोमेंटम अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग ये हमारे पास टॉ इज इक्वल टू डीएल बाई डी टी होता है। अब ये फॉर्मूला कैसे आया ये थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, वैसे डेरिवेशन कर रखा है मैकेनिक्स में। टॉ इज इक्वल टू डी एल अपॉन डी टी। देखो, न्यूटन के सेकंड लॉ से हम जानते हैं एफ इज इक्वल टू कितना होता है? डीपी बाई डी टी। एफ क्या होता है? लीनियर फोर्स, और पी क्या होता है? लीनियर मोमेंटम। तो एंगुलर मोशन, ये लीनियर मोशन के लिए वैलिड इक्वेशन होता है। अगर अपन एंगुलर मोशन के लिए करें तो एंगुलर मोशन में फोर्स का काम कौन करता है? टॉर्क करता है। करेक्ट, डी बाई डी टी आ जाएगा। और लीनियर मोमेंटम की जगह क्या आ जाएगा? एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। तो टो इज इक्वल टू डीएल बाई डी टी हमारे पास न्यूटन का सेकंड लॉ होता है। तो टो इज इक्वल टू डीएल बाई डी टी हो जाएगा। इसमें क्या मतलब है? द चेंज टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क ऑन द इलेक्ट्रॉन देयरफॉर प्रोड्यूसेस अ चेंज। यानी कि इसका मतलब ये कह रहा है कि टॉर्क जो है उसकी वजह से, ये मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी वजह से टॉर्क लगेगा, पहले फोर्स लगेगा, फोर्स की वजह से टॉर्क लगेगा, उस टॉर्क की वजह से क्या आएगा? एल में चेंज आएगा। ठीक है, तो द चेंज डी एल इज परपेंडिकुलर टू एल बिकॉज द चेंज इज इन द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। ये आपके काम की चीज नहीं है, बस आप यहाँ पर देखिए टॉर्क लगने से एल में चेंज होगा और प्रिसीशन भी हो रहा है। ऑल्दो इसकी डायरेक्शन भी अपन निकाल सकते हैं, म्यू एल क्रॉस बी। तो यहाँ से आप देख लीजिए, वो 3D में समझ में आएगा आपको। तो इतना तो आपको समझ में आ गया है, बस आप यहाँ से अब एक चीज देखिए इस डायग्राम में कि एल में चेंज होगा। ओके,
एल में चेंज होगा और एल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के चारों तरफ रिवॉल्व करेगा। तो आपके पास इनिशियली एल यहाँ था ना, एल यहाँ था। अब क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड को एक्सिस मानते हुए इसके चारों तरफ प्रिसिशन होगा। तो ये जो डॉटेड लाइन वाला सर्कल है, ये क्या हो रहा है, प्रिसिशन हो रहा है, यानी कि आपका जो एल वेक्टर है वो चारों तरफ घूम रहा है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के चारों तरफ। तो पहले वो यहाँ था, अब क्योंकि एल में चेंज, टॉर्क लगने की वजह से उसमें चेंज कितना हो जाएगा, डीएल। तो मान लीजिए डीएल चेंज करते करते वो कहाँ पे पहुंच गया, यहाँ पे पहुंच गया। एल वेक्टर जो है पहले यहाँ पे था और अब एल वेक्टर कहाँ पे आ गया, यहाँ पे। तो यहाँ पे जो दोनों के बीच में चेंज हुआ, इस चेंज को कितने से डिनोट करोगे, ये चेंज कितने का हुआ है, डीएल का हुआ है। करेक्ट। तो यहाँ से आपने यहीं से न्यूक्लियस से इसको भी मिला दिया। ओके। अब देखो ऊपर आपके पास एक सर्कल बन रहा है और ये सर्कल भी कैसा है आपके पास, हॉरिजॉन्टल सर्कल है ये सर्कल भी। तो यहाँ से यहाँ पे आपके पास सेंटर में पहले वेक्टर ये बन रहा था मान लीजिए, और अब आपके पास ये बन रहा है। ये दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, क्योंकि ध्यान रखना एंगल तो थीटा तो ये है, पर ये एंगल अलग होगा। ये एंगल क्या होगा, बिल्कुल अलग होगा। तो अगर मान लीजिए इस ऊपर वाले सर्कल में जो रोटेशन हो रहा है या जो प्रिसिशन हो रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, तो हम जानते हैं कि जो ओमेगा होता है किसी सर्कुलर मोशन के लिए। अब आप मुझे यहाँ पर ये चीज बताना कि एक सर्कल है, ओके, एक वेक्टर यहाँ था, थोड़ी देर बाद वो वेक्टर यहाँ पर पहुंच गया, ये एंगल मान लीजिए, इसको मैं एंगल बोल देती हूँ फाई। ओके, ये फाई है। तो आपका यहाँ से यहाँ तक में टाइम मान लीजिए dt है, और वो किस स्पीड से जा रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुंच रहा है कोई पार्टिकल ओमेगा से। तो ओमेगा जो आपका कितना होता है एंगुलर मोशन में, डी फाई बाई डी टी होता है। तो ये जो सॉरी ये एंगल डी फाई है, dt टाइम में डी फाई एंगल कवर कर लिया आपके वेक्टर ने। तो ओमेगा कितना हो जाएगा, डी फाई बाई डी टी। तो जो डी फाई एंगल है वो डी फाई एंगल कितना हो जाएगा, ओमेगा इंटू डी टी। तो यानी कि ये जो एंगल बन रहा है डी फाई, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ओमेगा इंटू डी टी। तो बस डायग्राम में यही लिखा हुआ है, डायग्राम में ये एंगल कितना दिया हुआ है, देखो ओमेगा इंटू डी टी। करेक्ट, ये दिया हुआ है। साथ ही साथ में इस सर्कल की रेडियस कितनी दी हुई है, तो वो रेडियस जो है वो भी समझना। रेडियस का डायग्राम मैं यहाँ पे क्लियर पिक्चर बनाती हूँ, क्योंकि डायग्राम थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। आपके पास ऊपर वाला सर्कल ऐसे बन रहा है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपके पास ये है। करेक्ट। किसी टाइम पे आपके पास एल यहाँ पे था, ये वेक्टर था आपके पास एल, यानी कि यहाँ से दूरी, ये दूरी आपके पास जो थी एल थी, ये एंगल आपको दिया हुआ थीटा, और यहाँ से ये बनी हुई है रेडियस। अब आपको पता है कि ये जो है वो रेडियस है। करेक्ट। और आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पर जो एंगल है 90 डिग्री का एंगल कौन सा होगा। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, तो यहाँ पर जो भी लाइन आप खींचेंगे तो ये जो एंगल है ये कितना बनेगा, 90 बनेगा। कोई सा भी रेडियस ले लो, चाहे ये वाला रेडियस ले लो, चाहे ये वाला रेडियस ले लो, चाहे ये वाला रेडियस ले लो, चाहे ये जो वर्टिकल लाइन है वो सारी रेडियस के साथ में कितना एंगल बनाएगी, 90 का एंगल। तो ये एंगल आपको भले ही दिख ना रहा हो, बट दिस एंगल इज 90। ये एंगल कितना आपके पास 90 है, क्योंकि यहाँ पर पिक्चर क्लियर होनी चाहिए आपको कि ये जो लाइन है वो तो प्लेन के परपेंडिकुलर जा रही है, जो बी वाली लाइन है वो तो प्लेन के परपेंडिकुलर जा रही है, और बाकी सारी जो रेडियस बना रहे हो आप वो सर्कल के अंदर है, प्लेन के अंदर है। तो प्लेन के अंदर आप कोई सी भी लाइन खींच लो, सीधी खड़ी लाइन जो कि सेंटर से होकर गुजर रही है, उसके साथ वो 90 का एंगल ही बनाएंगे। सो आप यहाँ पर ऐसे समझ लो, या फिर अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो आप ऐसे समझो कि किसी टाइम पे यहाँ पे पार्टिकल है आपका, ओके, और यहाँ पे आपका एल वेक्टर है, क्योंकि एल घूमते घूमते यहाँ पर भी तो आएगा। तो ये एंगल कितना का हो गया, 90 का हो गया, और ये आपके पास कितने का है, थीटा है। तो सपोज दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। इस ट्राइंगल एबीसी में आप ध्यान से देखो, ट्राइंगल एबीसी में साइन थीटा की वैल्यू निकालते हैं। तो साइन थीटा आपके पास कितना हो जाएगा, साइन थीटा हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हमारे पास एल वेक्टर है, तो ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा हमारे पास। और इसका वो कितना है, थीटा के सामने वाली लेंथ कौन सी हो जाएगी, बीसी। तो लेंथ परपेंडिकुलर यानी कि बीसी, हाइपोटेन्यूस कितना हो जाएगा, एल हो जाएगा हमारे पास, मैग्नीट्यूड कितना है, एल। तो यहाँ से बीसी की वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा, एल साइन थीटा। यानी जो ऊपर सर्कल आप ले रहे हो, इस सर्कल की जो रेडियस आएगी वो कितनी आएगी, एल साइन थीटा। यहाँ पर भी आप ले सकते हो, यहाँ पर भी मान लीजिए दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बीसी एंगल के सामने वाली जो लेंथ होती है वो परपेंडिकुलर होता है अपॉन एल। तो बी रेडियस ऑफ द सर्कल आ कितना आ रहा है, एल साइन थीटा। अब आप डायग्राम में देखिए, ये वाली जो रेडियस है वो दी हुई है आपको एल साइन थीटा। करेक्ट। तो यहाँ तक अपन को क्लियर हो गया। ओके, नाउ ये थ्योरी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप तो सीधे डेरिवेशन पे आओ कि अब हमें क्या मिलेगा। इफ ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ प्रिसिशन, देन एल प्रिसिस थ्रू एन एंगल ओमेगा dt। इन dt वो मैंने बताई दी है। ओमेगा dt जो है वो कितना हो जाएगा आपके पास, dl अपॉन r साइन थीटा। अब ये कैसे आया, तो देखो ऊपर वाला सर्कल जो है वो ऐसे बन रहा था आपके पास में, है ना, और हमारे पास में यहाँ पर एंगल बन रहा था ओमेगा dt, और यहाँ से यहाँ तक का जो चेंज था वो आर्क लेंथ कितनी थी, dl थी।
करेक्ट। रेडियस इसकी कितनी मिली है हमें, एल साइन थीटा, अभी भी बता दिया। अब आपको पता है एंगल, सर्कल में एंगल, आर्क और रेडियस का फॉर्मूला होता है एंगल इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस होता है। तो एंगल कितना है, ओमेगा डी टी, आर्क लेंथ कितनी हो जाएगी, डीएल, और रेडियस कितनी हो जाएगी, एल साइन थीटा। तो ये रिलेशन आपके पास यहाँ पे आ गया, करेक्ट। अपन क्या करेंगे, यहाँ से ओमेगा की वैल्यू निकालेंगे, तो इस dt को क्या करेंगे, इधर भेज देंगे, तो dl बाई dt अलग हो जाएगा, 1 अपॉन एल साइन थीटा अलग हो जाएगा। dl बाई dt क्या हो जाएगा, हमारे पास टॉर्क हो जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, एल साइन थीटा हो जाएगा, करेक्ट। अब हम जानते हैं कि टो जो होता है वो कितना होता है, म्यू एल क्रॉस बी। अगर मैग्नीट्यूड में लिखे हैं तो टो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू बी साइन थीटा हो जाएगी। तो टो की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी, म्यू बी साइन थीटा, और ये म्यू बी साइन थीटा अगर यहाँ पर पुट करते हो तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, और ओमेगा आपके पास आ जाएगा म्यू एल अपॉन एल इंटू बी आ जाएगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द लार्मर फ्रीक्वेंसी। ये आपके पास नहीं, हाँ ये लार्मर फ्रीक्वेंसी है, बट इसका और फॉर्मूला आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास म्यू एल अपॉन एल क्या होता है, म्यू एल अपॉन अपने पास कितना होता है, ई बाई टू एम आता है। तो ई बाई टू एम की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, तो ई बाई टू एम की वैल्यू पुट करेंगे तो ओमेगा आ रहा है हमारे पास ये। नाउ द लार्मर फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रिसिशन इज देयरफॉर, तो ये लार्मर फ्रीक्वेंसी जो होती है वो अगर उसमें लिखने, ये तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गई, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी होती है ओमेगा अपन 2 पाई, तो इसको 2 पाई से और डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ई बी अपॉन 4m। तो लार्मर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है ई बी अपॉन 4 पाई m। एग्जाम में क्वेश्चन आपके पास ये भी आ सकता है कि लार्मर की फ्रीक्वेंसी लिखिए और प्रूफ कीजिए कि उसकी वैल्यू होती है ई बी अपॉन 2m। तो डोंट गेट कंफ्यूज, इसका डेरिवेशन और इसका डेरिवेशन में सिर्फ अंतर इतना है कि ये जो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी होती है हमने देखा है ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई f। तो बस एफ भी फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा भी फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रिसिशन है। बस ये चीज हमारे पास समझ में आ गई, ये दैट वाज द लार्मर प्रिसिशन। इसके बाद हम बात करते हैं स्पेस क्वांटाइजेशन की, जो कि हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।